साथियों, पुणे सबको जय भीम। साथियों, अभी तमाम साथियों को आपने सुना, माननीय जज साहब को सुना, और जज साहब ने आपको बताया भी कि आप लोग इस बात के लिए आश्वस्त हो जाए कि आप लोगों के लीगल समस्या के लिए दिल्ली देश की राजधानी के अंदर कोई संगठन बैठा, कोई लोग बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, साथ साथ जिस साहस का, हिम्मत का और हौसले का मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर, आज तो हम लोगों ने कलश यात्रा रोकी है, मैं समझता हूं जो लोग हमें घोड़ी पे चढ़ने से रोकते हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में हम लोग उनको घोड़ी से उतारने का काम भी करेंगे। ये इस बात का क्रांति की चिंगारी है जो इस जैनपुरा के गांव के लोगों ने पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा स्थापित कर दी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक शायर ने बोला कि इधर से चिलमन में कौन झाके, उधर से चिलमन में कौन झाके। इधर से मतलब जो हमारे हक अधिकार पर डटके लगाए देख रहे हैं भाई, उधर से मतलब जो तमाम लोग चाहते हैं कि हमारे हक अधिकार जैसे थे वैसे ही रहे। तो इधर से चिलमन में कौन जाके, उधर से चिलमन में कौन जाके, अरे लगा दो इस चिलमन में आग, ना ये जाके ना वो जाके। तो साथियों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से प्रधानमंत्री निकलता है भाई। अगर हम लोग तमाम दलितों की जातियां जिस तरीके से अपनी हौसला और हिम्मत दिखा रही हैं, तमाम दलितों की जातियां अगर आपस में भाईचारा बनाकर चलती हैं, और साथ में जैसे बताया भी संजीव कुमार साहब ने भी, मुसलमानों पर अत्याचार चल रहे हैं, क्योंकि पीड़ित वो भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बोलता है कि जुल्म जाति करने वालों के खिलाफ आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अगर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 4 औलाद थी भाई, लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 2 ही औलाद थी, एक है लायक, एक है नलायक। ये हमें तय करना है कि हम लोग लायक है या नलायक है। अगर हम लोग लायक है तो ये बात समझ लीजिएगा कि तमाम जिस पर भी जुल्म जाति हो रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित की किसी प्रकार की जातियां हो, अगर हम लोग डंडा मारने वालों को अगर डंडा पकड़ने लग गए तो पूरा देश थर-थर कांपना स्टार्ट कर देगा। साथियों, यह बात जैनपुरा के लोगों ने, जैनपुरा की महिलाओं ने, मैं समझता हूं कि हमारी इस पंचायत के अंदर जो महिलाएं वो भी मौजूद होनी चाहिए थी। क्या आज हमारे बीच में महिलाएं नहीं है? तो कि लड़ने वाली, हिम्मत हौसला देने वाली, जब घर में झगड़ा होता है ना तो सबसे पहले महिला पकड़ दे, तू अंदर घुस जा भाई, तू बाहर मत जाइयो भाई। लेकिन उन महिलाओं ने जो साहसी कदम उठाया, मैं समझता हूं उनको पता लगना चाहिए था कि दिल्ली से कौन कौन मान विभूति आप लोगों के बीच में आप लोगों को प्रणाम करने पहुंची है भाई। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, अच्छा यही बैठी है, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं भाई, जो लोग छत पे चढ़ गए थे, हमने वीडियो देखी आप लोगों की, कुछ लोग छत पे चढ़े और छत पे उन लोगों ने सबसे पहले वो एक पत्थर उछलने का काम किया। वो नीचे जो पुलिस वाला होता है ना, वो बंदूक लगाने लगाए, वो यहाँ पे कवर लगा के रखता है कि देख आगे डराता रहे भाई। आप लोगों ने जब पत्थर उछाला तो मैं समझता हूं आधी उन लोगों की हवा निकल गई होगी कि ये लोग उछलना जानते हैं तो मारना भी जानते हैं भाई। ये आप लोगों ने दिखाया, उस ताकत का परिचय दिया। तो उन तमाम युवा साथियों को आप लोग संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। पूरी दिल्ली देश की राजधानी से लेकर पूरा भारत आप लोगों के साथ खड़ा है। साथियों, आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। तो आप लोग तमाम उन लोगों की आवाज बनने का काम कीजिएगा। अगर आने वाले समय के अंदर इस जिले के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर कोई घटना घटती है तो आप लोगों को अगर अपनी प्रतिक्रिया दोगे, मैं समझता हूं उन लोगों का हौसला बच जाएगा। अगर आप लोगों ने क्लिप भी डाल दी, हम लोग सुनते हैं भाई, एटा जिला है, अरे दिल्ली के अंदर एटा के लोगों की बड़ी मान्यता है भाई, बड़े उनका नाम चलता है भाई, कौन है? अब एटा से है भाई। तो आप लोगों ने वो दिखाया है कि आप वाकई में एटा से है भाई। आप लोग दिल्ली जाते होंगे, वहां लगता है हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे भाई मजदूर है वहां काम कर रहे हैं, वो जब झगड़ा सर से ऊपर जाता है तो बोलता मैं एटा से हूं, तो आदमी डर जाता है भाई कि एटा वाले आ गए भाई। तो आप लोगों ने जो एटा वालों का हौसला हिम्मत दिखाई, मैं समझता हूं आप लोगों को दोबारा हम लोग प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप लोग इसी हौसले हिम्मत के साथ आप लोग अपनी भाईचारा, अपनी एकता तमाम लोग बनाए रखिएगा, किसी भी फूट का शिकार मत होइएगा। आने वाले समय के अंदर दुश्मन प्रत्येक चाल चलेगा, क्योंकि ठाकुरों का सरकार के अंदर ठाकुरों की कलश यात्रा रोकना तो दुश्मन भी चाहेगा कि इनके युवा बच्चों को किस तरह फंसाया जाए। तो हमारा भाईचारा बना रहेगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे देंगे भाई। और कानूनी रूप से आपको बिल्कुल भी जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है।
उसके लिए हम लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं भाई आप लोगों के साथ। बिल्कुल, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है भाई। इस ठाकुर को दिल्ली आना पड़ेगा और हमें भी दिल्ली आना पड़ेगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम बैठे हैं भाई, लेकिन इन लोगों के हम लोग छक्के छुड़ा देंगे भाई। तो आप लोग इस बात के लिए आश्वस्त रहिएगा, हम लोग तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं और पूरे देश के लोग, पूरे देश की तमाम दलितों के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोगों का जय भीम, जय भारत। हम लोग काफी दूर से आए साथियों, सुबह 11 बजे चले थे, कुछ बीच में रुकते रुकाते उत्तम जी के माध्यम से हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग तमाम साथी अपना शॉर्ट में बात रख के हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तम जी। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे बारे में लाखन जी से और आपके उत्तम सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मेरे बारे में चर्चा कुछ करी। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जुडिशरी की जैसे जहाँ तक सवाल है, जुडिशरी जो है तो वो 3 विंग होते हैं हमारे संविधान में, जो मेन है, चौथा मीडिया भी है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी पे आज के समय दबाव है, आप लोग सब जानते हैं। मैं जुडिशरी का पार्ट रहा हूँ 21 साल से ज़्यादा दिल्ली में, और दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारे सीनियर हाई कोर्ट जज भी बने, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को। इसमें कोई शक नहीं, मुझे इसे कहने में कोई झिझक भी नहीं कि जुडिशरी पे दबाव है, और मैं इसको जानता हूँ। बहुत सारी बातें मैं यहाँ कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा बाकी दबाव है, और मोदी गवर्नमेंट का बहुत भारी दबाव है, इसीलिए जजमेंट भी उसी तरीके से आते हैं। मुझे तो यहाँ तक भी पता है कि दिल्ली में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात तो छोड़िए, नीचे 30,000 लेवल पर भी या करकटुमा कोर्ट के लेवल पर भी, जहां पर कुछ दंगों के केस चल रहे हैं या और कुछ केसेस चल रहे हैं, उनमें जजों का अपॉइंटमेंट भी उन लोगों को किया जा रहा है जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत है। देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ आपके, आप जलेसर के रहने वाले, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, है ना। दिल्ली में मेरा जन्म, पढ़ाई मैंने हाथरस से की है। मैं बीएससी हाथरस से की, उसके बाद एलएलबी मैंने मथुरा से की, और फिर एलएलएम बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में करने गया मैं। उसके बाद मैं दिल्ली में जज बन गया। एलएलएम मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, उसके बाद फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एलएलएम की, और 21 साल तक जज रहने के बावजूद भी जहां जहां मुझे लगा कि देश में लॉ के अकॉर्डिंगली सरकारें या कुछ चीजें नहीं चल रही हैं, तो वहां मैंने अपना जज के रहने के बावजूद भी अपने आप को आगे बढ़ाया, और जज की नौकरी को खतरे में डालकर, मुझे जज की नौकरी कभी कोई परवाह नहीं रही। और मैंने आपको बता दूं, 2012-13 में जब यहाँ पर सरकार मायावती जी के बाद में जब सरकार बनी, मैं आपको उससे पहले बताता हूँ, जब मायावती जी की सरकार थी तो उसमें मेरी ससुराल जो है यहाँ पर विधुना में है, जो औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। पहले इटावा में था, अब औरैया में पड़ता है वो। तो आपको पता होगा कि उस वक्त क्या हुआ था कि एक इंसिडेंट हुई औरैया डिस्ट्रिक्ट में ही, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ। उसमें ऐसा हुआ कि एक स्कूल में मायावती जी ने क्या किया था कि मायावती जी ने ये कह दिया कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील स्कीम के तहत जो कुक होंगे या होगी वो शूल कास्ट से होंगी। तो उसके तहत शूल कास्ट के ही महिलाओं को, पुरुषों को कुक के रूप में लगाया गया। लगाने के बाद में औरैया में ये हुआ कि जो एक पर्टिकुलर स्कूल था, उस स्कूल में जो कुक थी शूल कास्ट की थी, शायद मेरे ख्याल से, मैं उसकी जाति का मुझे याद नहीं, तो उसने उसको उसके हाथ के खाना खाने से बाकी स्कूल के सारे बच्चों ने जो जनरल से मना कर दिया। गांव में ज्यादातर जनरल के बच्चे थे। उसने वहां पर लोगों ने विरोध किया, स्कूल में आना बंद कर दिया, और औरैया के बाद फिर ये घटना उस गांव से औरैया, इटावा, कानपुर के आसपास के 4-5 डिस्ट्रिक्टों में फैला, और सभी जो भी जनरल के स्टूडेंट थे उन्होंने एससी के बनाए हुए खाने को खाने से मना कर दिया। तो उस वक्त मैंने अपनी, क्योंकि वो जो जगह थी वो विधुना जो मेरी ससुराल है उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थी, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मुझे इसका दुख है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी एससीओ की आबादी होने के बावजूद भी कोई बंदा वहां पर उस रेट में नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी, यादवों के रिजर्वेशन को इनिशियल अपॉइंटमेंट लिस्ट किया गया था, गवर्नमेंट ने भी वहां प्रॉपर आर्गूमेंट नहीं किए। लेकिन फिर हुआ क्या, उसके बाद में जनवरी 13 की या 14 की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 तारीख की बात है, मुझे अभी तक याद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, फिर जो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया, उसको स्टे किया, और वो आगे केस चला। फिर क्या हुआ कि
5 महीने के बाद में जो जनरल के लोग थे उन्होंने वो एप्लीकेशन वहां से पिटीशन विड्रॉ करी और दोबारा फाइल करी। वो पिटीशन इस बात के लिए थी सिर्फ कि आप जो है सिर्फ यहाँ पर जो है जो पुलिस पीएससी की भर्ती है उसमें रिजर्वेशन को रोका जाए। उन्होंने बाद में फाइल की कि पूरे उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन को पूरी तरीके से रोका जाए। वो शायद मेरे ख्याल से अभी भी चल रही है। तो देखो आप, ये मैं कुछ बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जज रहने के बावजूद भी मैं जो है समाज के साथ लगा रहा, कोई रिस्क नहीं लिया। रिस्क लेने के बावजूद भी मैंने जो है अपनी नौकरी को दांव पर भी लगाया। जो SC ST का जजमेंट आया था उसमें हमने, लाखन जी ने, बहुत लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। हमने जो है उस SC ST की जजमेंट 20 मार्च 2018 को आया था। मैंने 20 मार्च को ही रात भर इसको विचार किया, समझा। फिर मैं अपनी टीम, जो लाखन जी हमारे और भी लोग साथी हैं, तो मैंने फोन किया। नेक्स्ट डे मैंने कोर्ट से छुट्टी ली। लेने के बाद में फिर हमने मीटिंग रखी 24 तारीख को पालम द्वारका में करीब 250-300 लोगों की मीटिंग बुलाई गई, जिसको मैं संबोधित किया। जज रहने के बावजूद भी जजमेंट गलत है, इसका हमें पूरे देश में विरोध करने की आवश्यकता है। विरोध फिर बाद में हुआ, वो 2 अप्रैल की बात है, मैं आपको 24 मार्च की बात बता रहा हूँ। फिर 2 अप्रैल के बाद में 3 अप्रैल को मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी पर्सनली फाइल करी कि जज हूं मैं, लिखा मैंने जज हूं। उसके बाद मैंने उसमें फाइल करी, वो पिटीशन जो बाद में चली। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो दूसरी पिटीशन पे वो रिव्यू LIV हुआ और वो जजमेंट खत्म हुआ। पार्लियामेंट ने बाद में फिर जो उसको अमेंडमेंट भी कर दिया। तो देखिए आप लोग जो किया, मुझे लाखन जी ने खास तौर से बताया कि ऐसी इंसिडेंट हुई है, वहां पर ऐसा हुआ है कुछ। इनका भी फोन मेरे पास बाद में फिर मैसेज आया और कहा कि बहुत बड़ा काम किया गया है। ऐसा शायद आप ठीक कह रहे, 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। कि बिल्कुल लाखन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ठाकरों की सरकार में ठाकरों की कलश यात्रा रुक जाए। ये अपने आप में मतलब कमाल है ना। मतलब सवाल ठाकरों की सरकार में, ठाकुर की सरकार में मतलब योगी जी ठाकुर है, सब जानते हैं। और वही ठाकुर लोग अगर कलश यात्रा निकाल रहे हों और वो जो है इस गांव के लोग, दलित लोग उस कलश यात्रा को रोक दे, तो धार्मिक यात्रा रोकना आसान नहीं है। दिस इज ए रिलीजियस कन्वेंशन। और रिलीजियस यात्रा तो आपको पता ही है, धर्म के चक्कर में तो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आपको पता ही है ये सरकारें क्या कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमारी यात्रा भी रोकी गई। जो मुझे जानकारी मिली, बाबा साहब की पहले यात्रा रुकी है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। ये क्रिया जो उन्होंने करी थी उसकी प्रतिक्रिया आप लोगों ने की है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। मुझे बड़ा सुकून मिला कि उत्तर प्रदेश का ही मैं निवासी, उत्तर प्रदेश के ऐसे जांबाज मेरे हाथरस के पास के जयपुर में रहते हैं और जिसमें इस तरीके की उन्होंने घटना की। और शायद मेरे ख्याल से उत्तम जी ने सही कहा, इसकी अभी तक 75 साल में मिसाल नहीं है। ये घटना अपने आप में इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि चिंगारी आगे बढ़ेगी। धर्म के संबंध में वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस सरकार क्या कर रही है और धर्म के नशे के रूप में जो है सभी लोगों को कितना भ्रमित किया जा रहा है। और मुसलमानों की हालत तो कहाँ पर है। मैंने तो मेरी थोड़े विचार डिफरेंट है। मेरे हिसाब से आज के समय दलित तो अनटचेबिलिटी झेल रहे हैं, मुसलमान भी अनटचेबिलिटी झेल रहे हैं उनको। तो देखो हमें इस सरकार का विरोध और इस तरह की चीजों विरोध करने की आवश्यकता, आप लोगों ने एक मिसाल जगाई है, पूरे देश में ये बात जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे देश में अगर हमारे साथ अत्याचार होगा, हमारी अगर इसी तरीके से अगर बाबा साहब की जयंती या कोई और किसी पर्व पर रोका जाएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम जो है मैं जहाँ तक मेरे बारे में चर्चा बहुत हो चुकी है। मैंने 2014 में इसलिए मैंने BIS लिया। 20 साल के बाद नौकरी छोड़ दी। नौकरी करने के बाद में 7.5 साल की नौकरी मेरी करीब बची थी। मैं आपके साथ हूँ। मैंने इंडियन दलित फोरम का गठन भी किया हुआ है और वो दलित फोरम बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। कल भी हमने अपने वहाँ पर मेरा ऑफिस भी है जंगपुरा एक्सटेंशन में दिल्ली में, वहाँ पर हमने 38 लोगों की कल मीटिंग की। ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं लीगल। देखो मैं आपको एक बार बताता चलूं कि मुझे जो है सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट एक इलीगल ऑर्डर कर रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति SC ST छोड़ो OBC भी हाईकोर्ट में नहीं जा रहा है। मुझे इसका दुख हुआ। उसके बाद में पूरे देश से रिजर्वेशन प्रमोशन में खत्म हो चुका है। शुरुआत में दौर में थोड़ी आवाज उठी, अब आवाज बिल्कुल शांत है। आजकल कोई बात नहीं करता। क्या प्रमोशन में आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है? क्या प्रमोशन में लोग, क्या हम लोग जो है आज कहां पर सेक्रेटरी बने हुए हैं? आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने बने हुए हैं? हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हमने लेटर भी लिखा हुआ है इस संबंध में कि सुप्रीम जजों में SC ST और लोगों की नियुक्ति की जाए। और हम इसके लिए आपको बताते चल रहे हैं कि इसके लिए हम आंदोलन करने के तैयार है। हम ना सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं, ना हाई कोर्ट डरते हैं, ना सरकार किसी डरते हैं। और दलितों की जहां भी जिस समय में चाहे एट्रोसिटी के मसले हो, चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो,
हम सब मैं सुना पूरे देश में काम कर रहे हैं, अलग राज्यों में जाते हैं, उनकी बातों को हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बिना पैसे लिए अपना काम करते हैं। और हमारी देखो, पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट होता तो मैं 7 साल की जज की नौकरी छोड़ कर नहीं आता। मैं डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पे था और मुझे 8-9 कमरों में घर, साकेत कोर्ट में सरकारी, आज मैं 3 कमरे घर में रहता हूँ दिल्ली में। देखिए ऐसा है कि मुझे पीड़ा इस बात की है कि लीगल फील्ड में, लॉ के संबंध में पूरे देश में हम लोगों में थोड़ी सी कमी है। आप इसको माने ना माने, मुझे पता है दिल्ली में, जब दिल्ली ये देश की राजधानी में, मैं दिल्ली में 21 साल जज रहा, हर कोर्ट में मैं दिल्ली में जो लोअर कोर्ट्स हैं मैं जज रहा हूँ, अलग पोस्टों पे मजिस्ट्रेट रहा, और भी पोस्टों पर रहा, अलग मैंने पोस्टें देखी हैं। लेकिन मैंने देखा पूरे देश में जो है हम लोगों की लॉ के फील्ड में बहुत भारी कमी है। हमारे जजेस तो बहुत हैं, वकील भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, IAS IPS और बहुत सारे अफसर्स भी बहुत हैं, लेकिन क्या होता है कि आवाज नहीं सुनने को मिलती। नौकरी करने के बाद में आवाज सुनने नहीं मिलती तो नौकरी से फायदा क्या? अगर नौकरी करने के बाद में आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जाति जुल्म जहां भी हो रहा है उसकी अगर चर्चा नहीं कर सकते, ओपनली कुछ कह नहीं सकते, ऐसी नौकरी को मैं गुलाम मानता हूं। तो मैंने इसे सोचते हुए मैंने नौकरी को त्याग दिया। तो आप लोगों ने जो कदम उठाया है, मैं जो आपने कदम इस गांव में जैनपुरा जो गांव है कदम उठाया है, मैं इसकी आप लोगों को फिर बहुत बहुत इस मामले में तारीफ भी करता हूं सही दिल से, और बधाई भी देता हूं कि ये चीज पूरे देश में जाएगी और हम इसको आगे इस बात को लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि डरने की आवश्यकता किसी से भी नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखो जहां डर होगा वहां आप कुछ नहीं कर सकते। डरते डरते 3000 साल तक गुलाम बने रहे। जब तक बाबा साहब जैसे लोग निडर नहीं आए तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए। तो आप चाहे किसी को राष्ट्रपति बना दें, दलित को प्रधानमंत्री बना दें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, कुछ नहीं होने वाला। अगर डरा बैठा हुआ तो बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठे हुए हैं, पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं हमारे जो है SC के।